2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 मई 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा, सिर्फ पहली लाइन बोलूंगा, आगे का नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा, दिस इज द इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ, और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं थी, यह विचार बदलने के लिए थी। और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कुछ ऐसे विषय उठाए जो कहा गया नॉन पॉलिटिकल है। जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय कहा, परंतु यह विचार बदलने के लिए था। आज आप देखिए, हमारे आप में से किसी के भी हाथ में कोई पैकेट और रैपर होता, जैसे पहले कोई आसानी से लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। और अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी परिवर्तन दर्ज किया गया है, और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक आई है। या फिर इस देश ने वो दौर भी देखा जब 13 दिन की सरकार बनी, और उस 13 दिन की सरकार ने इस संसद के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित कर दिया, जब संसद की सीधी कार्रवाई का प्रसारण हमने उस 13 दिन की सरकार में प्रारंभ किया। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता और संसदीय कार्य की पारदर्शिता में मील का पत्थर हमने 1996 में 13 दिन की सरकार ने स्थापित किया। जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई, तो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और कई लोग कहते थे कि सरकारों को हटाया गया, विपक्ष की तमाम सरकारें केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि केंद्र में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, तो राज्यों में आपको शासन करने का अधिकार नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि इस आधार के ऊपर सरकार केंद्र में आई और उसने विपक्ष की सारी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का दौर था। और 80 के दशक में दो सबसे शक्तिशाली सरकारें हम लोगों ने देखी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 2/3 बहुमत की सरकार और राजीव गांधी जी की 80% बहुमत की सरकार। मगर इसी समय में देश ने बहुत बड़ी चुनौतियां, यह भी विडंबना थी कि सबसे शक्तिशाली बहुमत की सरकारों के दौर में आतंकवाद भी देश ने सबसे भयानक रूप में उगता हुआ देखा। फिर एक दौर आया जब 1980 के दशक का अंत हुआ। हमने क्या योगदान दिया? प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई, तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई, तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने पूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं, गुरुजी को भी बुलाया था। यह पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे, तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी प्रशंसा की थी। यह होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना, और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया। वैसे मैं यह भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था, मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता। परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाव को भली भांति समझा, परंतु जब डेमोक्रेसी अपने प्रारंभिक कालखंड में थी 25 वर्ष के, तब उस समय यदि यह विचार किया जाए तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने बड़ा योगदान दिया। तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, अगला कालखंड आता है 72 to 97। इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज द नेसेंट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले कालखंड के 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। तो सरकार नहीं बदलती थी तो लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप नहीं आता था। अब 72 से 97 वाले कालखंड में सरकारें बदलनी शुरू हुई। लोकतंत्र ने इमरजेंसी का वह काला अध्याय देखा जो कि बहुत दर्दनाक और दुखद था, परंतु आज के इस अवसर पे
मैं उसके डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र इतना जीवंत था कि जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन खड़ा किया कि चाहे जितनी भी दमनकारी शक्ति थी, अंततः भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन 1977 में हुआ। ये बदलाव आया और उसके बाद एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक गठबंधन बना था सभी लोगों को मिलके, मगर बहुत जल्द ही वो गठबंधन कुछ छल में, कुछ प्रपंच में, कुछ अहम मान्यता में बिखर गया था 1979 में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी। आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, और उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक, मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि अटल जी की यह बात हमें एकदम उचित और उपयुक्त नजर आती। इसके बाद उस कालखंड में 1980 का दशक आया जब इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा और उस समय राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में उभरा, भारत के समाज में भी परिवर्तन आया, सामाजिक न्याय एक नए स्वरूप में उभरा, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उभरा और इस देश की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हुई जब 1991 में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने 120 सीटों के साथ। और उसी समय अर्थव्यवस्था का भी पुराना ढांचा टूटा, जो नेहरूवियन मॉडल था वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। और मुझे याद है, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, स्टूडेंट था, उस खुली अर्थव्यवस्था में भाषण देते हुए सदन में अटल जी ने बड़े चुटीले अंदाज में एक बात कही। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कह दिया गया अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई है, मगर उन्होंने कहा सभापति महोदय जितने दरवाजे आगे के खोले गए उतने पीछे के दरवाजे भी खोल दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कुछ तो ऐसे भी हैं जो पीछे के दरवाजे ही नहीं, रोशनदान से भी अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन और उसकी विद्रूपता के ऊपर एक अटैक भी करने का कार्य किया। और फिर 97 में चूंकि अब हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जा रहे थे तो सब मिलकर हमारे खिलाफ एकजुट थे और इस संसद में वो दृश्य भी देखा कि सामान्यतः सरकार में एक दल होता है और बाकी सब दल विपक्ष में होते हैं। इस 50वें साल में हमने वो दृश्य देखा कि विपक्ष में एक दल था और बाकी सारे दल सरकार में थे, सरकार के साथ थे या सरकार के अंदर थे या सरकार के बाहर थे। जिसमें आप सबको वह ध्यान होगा जो प्रमोद महाजन जी ने बोला था कि वो विदेश में गए और उनका परिचय हुआ चाइना में कि साहब हम सबसे बड़े दल हैं और हम सरकार से बाहर है, विपक्षी दल है। फिर उन्होंने कांग्रेस के सदस्य का परिचय कराया, दूसरे सबसे बड़े दल हैं मगर ये सरकार में नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया और कहा कि साहब ये सरकार के साथ है मगर मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रमाकांत कलब जी थे, उन्होंने कहा जी ये एकमात्र सांसद हैं अपने दल के और ये सरकार है। तो मेरे विचार से संसद का यह स्वरूप भी उस समय हमने देखा। वैसे इस अवसर के ऊपर मैं कोई चुभती बात नहीं करना चाहता, पर यह भी याद है कि 97 में गुजराल जी की सरकार किस मामले पे गई थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दुखद हत्या और उसको लेकर कुछ लोगों के, पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध को लेकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिराई गई थी और कहा गया था कि यह सरकार नहीं चल सकती यदि डीएमके के साथ समर्थन वापस नहीं लेते। परंतु कोई बात नहीं, आज 25 साल के बाद राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा का ज्वार गठबंधन के खुमार में कहीं दब गया है। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से
खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।